हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या रहे और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स आर नॉट यूनानिमस विद रिगार्ड टू द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इकोनॉमिस्ट थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की अचीवमेंट पे उनके अंदर इकाई नहीं थी, मतलब वो एक व्यू पॉइंट के नहीं थे। कुछ कहते थे फायदा हुआ, कुछ कहते थे इतना फायदा नहीं हुआ। सम इकोनॉमिस्ट रिगार्ड ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ मीन्स फॉर द रिच फार्मर्स टू बिकम रिचर। कुछ लोग कहते थे इससे अमीर फार्मर्स और ज्यादा अमीर हो गए। अकॉर्डिंग टू देम ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बेनिफिटेड रिच फार्मर्स ऑफ फ्यू स्टेट्स। जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें अमीर फार्मर्स को फायदा हो गया और बाकी गरीब फार्मर्स गरीब ही रह गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी सम इकोनॉमिस्ट्स कंसीड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बेनिफिटेड द इकोनॉमी इमेंसली। तो कुछ लोग ये मानते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन इन दिस मैटर इट विल बी बेटर टू स्टडी बोथ द व्यू पॉइंट्स। तो जो कहते हैं फायदा हुआ है या जो कहते हैं इतना फायदा नहीं हुआ या थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, दोनों व्यू पॉइंट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, जो इसमें मैंने फर्स्ट हेडिंग बनाई थी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट शॉर्टकमिंग्स या प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले बुराइयां करते हैं फिर अच्छाइयां कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेड क्रॉप्स। उन लोगों का ये मानना है कि ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, मगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो लिमिटेड क्रॉप्स की थी। द सो कॉल्ड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स में आया है। इट हैज इफेक्टेड मेनली द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, ज्वार, मेज एटसेट्रा। अबाउट 60% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन द कंट्री रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इट। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये लिमिटेड जो क्रॉप्स थी उन्हीं के ऊपर आ पाया, सारी की सारी क्रॉप्स के ऊपर ये नहीं आया, ठीक है। देयर हैज देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। पल्सेस में इतना ज्यादा नहीं आ पाया। सिमिलरली नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हैज टेकन प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन टी। इन ये जो जूट, कॉटन टी है इनमें भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इतना ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ी, समझ गए बात, जितनी व्हीट, राइस वगैरह में, ज्वार में, इसमें बढ़ी है। तो इसने ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्यू क्रॉप्स को ही फायदा पहुंचाया है, बाकी सारी क्रॉप्स को फायदा नहीं पहुंचाया या इतना ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया। ये पहला डीमेरिट या डिसएडवांटेज कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड एरिया। इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म ऑन ऑल स्टेट्स। सारी की सारी स्टेट्स में सेम लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया। इन सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इट हैज अ वेरी फेवरेबल इफेक्ट। तो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तो फेवरेबल रहा है। इन दीज स्टेट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड वेरी मच, बट इन ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स ग्रीन रेवोल्यूशन फेल टू मेक एनी डेंट। तो बाकी एरियाज जो हैं उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो जो मैंने लिखे हैं उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन इतना ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। हेंस ग्रीन रेवोल्यूशन हैज फर्दर एक्सेंचुएटेड रीजनल इनइक्वालिटीज। इसकी वजह से रीजनल इनइक्वालिटीज और बढ़ गई, क्योंकि पंजाब साइड, हरियाणा साइड जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे अच्छे से आए वहां पे फार्मर्स रिच हो गए, ठीक है, वहां के इलाके जो हैं डेवलप हो गए, बाकी इतने डेवलप नहीं हो पाए। दो स्टेट्स अलोन हैव विटनेस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट which were already progressive in the field of agriculture. Backward states have remained backward. जो पिछड़े हुए स्टेट्स थे वो पिछड़े हुए रह गए और जो डेवलप्ड स्टेट्स थी एग्रीकल्चर में ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो इसकी वजह से रीजनल इनइक्वालिटी बनी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है बेनिफिट टू रिच फार्मर्स ओनली। अमीरों ने और ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी महंगे रेटों पे खरीद ली, उनको तो फायदा हो गया, तो गरीब फार्मर नहीं खरीद पाया, सिंपल वर्ड्स में। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज बेनिफिटेड ओनली बिग एंड रिच फार्मर्स। तो अमीरों को फायदा होगा, पुअर फार्मर्स कुड नॉट टेक एनी एडवांटेज ऑफ इट। गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ इसका, ठीक है। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खरीद पाए। दस द गैप बिटवीन द रिच या बिग एंड स्मॉल फार्मर हैज वाइडेंड। तो सिंपल वर्ड्स में अमीर फार्मर, गरीब फार्मर के बीच में जो गैप था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। पोजीशन ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स इज लाइकली टू बिकम मिजरेबल बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो लैंडलेस लेबरर्स थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनके ऊपर तो और ज्यादा मतलब परेशानी होगी, क्योंकि एक ट्रैक्टर को लगाया उसकी जगह 10 बंदे अनएम्प्लॉयड हो गए। रिच फार्मर्स हैव adopted mechanization of agriculture causing unemployment among the agricultural laborers। तो वो मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो परेशानी तो होगी ना, ठीक है। इवन cooperative banks and other institutions give loans to rich farmers only and this enables them to make more use of machines। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि उससे
जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनको सस्ते रेटों पे लोन दिया गया, और उस लोन के ऊपर उन्होंने क्या किया, सस्ते रेटों का जो लोन है वो लेके मशीनें वगैरह खरीद ली। ठीक है, जो कि गरीब फार्मर के पास कुछ गिरवी रखने को नहीं होता था, तो उसे लोन भी नहीं मिला। ठीक है, या कम लोन मिला। ठीक है, use of tractors, harvesters, etc. have reduced the demand for agricultural laborers, which has resulted इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर मशीनों का यूज करेंगे तो लेबरर्स की डिमांड तो कम हो जाएगी ना, उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। दस ग्रीन रेवोल्यूशन हैज प्रमोटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, लेस ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन तो बढ़ी है, मगर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। ग्रोथ रेट प्रोडक्शन की अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। इट वॉज होप्ड that green revolution will lead to increase in the growth rate of agriculture production, but the hope was belied। तो सिंपल वर्ड्स में ये होप थी कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। बिटवीन 1949 टू 1950 एंड 1964 टू 65 ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर कितनी थी, 2.8% पर एनम। बट बिटवीन 1970-71 टू 19 सॉरी 1980-81 और 1970-71 और 80-81 के बीच में इट केम डाउन टू 2.5% पर एनम। तो ग्रोथ रेट तो कम हो गई। इट अगेन डिक्लाइंड टू 2% बिटवीन द पीरियड ऑफ 1990-91 and 2008-2009। In year 2009-2010, growth rate of agricultural production was 0.4%। तो अगर आप इसको देखोगे तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमें मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से मतलब लेनी चाहिए थी, उतनी ग्रोथ रेट नहीं ले पाए। इन 12th एग्रीकल्चर या 12th प्लान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 2.8% पर एनम। तो 12th प्लान में फिर से 2.8% आई। इन ईयर 2018-19 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 2.2%। इन ईयर 2019-20 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो 3.3% हुई। तो भाई जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है। तो जो बुराई करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ी तो है, मगर जितनी बढ़नी चाहिए उतनी तो बढ़ी नहीं। अगर हम इसको बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। नेक्स्ट आ जाता है 6 पॉइंट, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फार्म इनपुट्स। जो फार्म इनपुट्स है उनकी कमी हो गई और उनकी वजह से उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो गई, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज वाइड स्प्रेड increase in the demand for agricultural inputs like high yielding variety seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc. तो इन ये जो मॉडर्न इनपुट्स हैं इनकी डिमांड बढ़ गई। बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ दीज इनपुट्स द ट्रेडर्स सप्लाइंग दीज फार्म इनपुट्स got indulged in unfair trade practices like hoarding, charging more prices, etc. etc. तो इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, ये भी एक नेगेटिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 7th पॉइंट, नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये था कि हमने इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई हैं, मगर इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाई। अभी भी इंडिया के अंदर इतना एरिया जहां पे बारिश पे डिपेंड किया जाता है। Green revolution has not been able to provide sufficient irrigation facilities to farmers. Till date, only 49% of the agriculture land is covered under irrigation. सिर्फ 49%, बाकी 51% नहीं है। एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून्स। अभी भी लार्ज जो पार्ट ऑफ इंडिया डिपेंड करता है मानसून के ऊपर। मानसून आएगा तो अच्छी फसल हो जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनको कवर करते हैं, इनको कंक्लूड करते हैं, फिर पॉजिटिव्स डिस्कस करेंगे। Sorry. In short, Indian agriculture is passing through a transitional stage which cannot be characterized as a complete revolution। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन रेवोल्यूशन फुल स्केल पे लागू हुआ है, अभी भी हमारी एक ट्रांजिशनल स्टेज चल रही है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी फ्रूटफुल only if it stays on permanently and promotes social justice and its benefits are not confined to limited class of big farmers। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये तभी फ्रूटफुल मानी जाएगी जब ये लगातार परमानेंटली सोशल जस्टिस को प्रूव करे और प्रमोट करे, और सिर्फ जो बड़े फार्मर्स हैं वही इसका फायदा ना उठा सकें, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पॉजिटिव्स क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ऊपर तो हमने डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस डिस्कस की थी। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, नॉट ओनली द रिच फार्मर्स आर बेनिफिटेड। तो कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सिर्फ रिच को फायदा नहीं हुआ, गरीबों को भी तो फायदा हुआ। इट इज correct that initially it is the rich farmers who take advantage of the green revolution because they come to know about improved seeds, fertilizers and new techniques, etc.
first of all, and they also possess sufficient resources for introducing these changes. तो शुरुआती तौर पे तो अमीरों को ही फायदा होगा, इससे कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा भी था और उन्होंने थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, तो उन्होंने पहले इसका इस्तेमाल कर लिया. बट सून अदर फार्मर्स ऑल्सो इमिटेट देम, बाकी फार्मर्स ने भी उनको कॉपी किया. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 60% बेनिफिशरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन आर स्मॉल फार्मर्स. तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं 60% जो फायदा ले पाए ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोग्राम्स का. इट इज देयरफॉर रॉन्ग टू होल्ड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही इनइक्वालिटीज नहीं आई, क्योंकि बाद में गरीबों ने भी, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, गरीब फार्मर्स हैं, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया. सेकेंड पॉइंट आ जाता है फॉल्स फियर ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट. तो हमने कहा कि भाई ट्रैक्टर आएगा तो बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी फॉल्स फियर था. कैसे? द आर्गुमेंट दैट ग्रीन रेवोल्यूशन विल स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अनटेनेबल. कैसे? unemployment in rural areas is chronic and is irrespective of green revolution. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में थी वो तो थी, उसका ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं है. कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा भी मानते हैं. रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द मेन कॉज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो उनका ये मानना था कि रूरल एरियाज में, विलेजेस वगैरह में पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो कर रही है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो कम होती हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर की होती हैं. इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट हैड बीन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग ऑल टाइम 3-5 year plans when green revolution was non-existent. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो तब भी काफी पीक पे थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं था. उससे पहले जो 3 प्लान्स हुए हैं उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे थी. तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई. Concept of multiple cropping of green revolution has provided employment to farmers throughout the year. तो फार्मर्स को पूरे साल ही नौकरी मिली रहती है, पूरे साल ही काम होता है, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम आ गया आजकल, ठीक है, बजाय इसके कि एक साल में एक ही क्रॉप उगाएं, मल्टीपल क्रॉप्स उगाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है फॉल्स फियर ऑफ ओवर प्रोडक्शन. कुछ इकोनॉमिस्ट कहते थे ओवर प्रोडक्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्राइसेस गिर जाते हैं, ठीक है. सम इकोनॉमिस्ट apprehended overproduction of food grains in the wake of green revolution and hence fall in prices of agricultural products and consequent loss to the farmers. तो उनका मानना था ओवर प्रोडक्शन से प्राइस गिर जाते हैं और फार्मर्स का लॉस हो जाता है. इट इज ऑल्सो अ fallacious argument. तो ये भी कोई मतलब कोई सही आर्गुमेंट नहीं है. इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया पीपल डू नॉट गेट 2 time meals. इंडिया अभी भी अंडर डेवलप्ड स्टेज में है, अभी भी लोगों को, कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता. द क्वेश्चन, उल्टा सरकार को 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है फ्री में. तो अगर हम फ्री में राशन बांट रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि अभी भी 80 करोड़ जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है. द क्वेश्चन ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ फॉर सच अ कंट्री इज इरेलीवेंट. तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से ओवर प्रोडक्शन होगी, भाई अभी भी लोगों को देना पड़ रहा है ताकि वो सर्वाइव कर पाए. एज टू द फॉल in the price of the agricultural products several other factors are responsible. तो एग्रीकल्चर के प्राइस के गिरने में कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. इफ देयर आर प्रॉपर गोडाउन्स एंड कोल्ड स्टोरेजेस throughout the country then fall in the agricultural prices can be checked. तो अगर हम कोल्ड स्टोरेज बना दें और गोडाउन्स वगैरह बना दें जहां पे किसान अपना सामान रख सके, तो ये जो प्राइस फॉल है उसको चेक किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, नो इकोनॉमिक एंड सोशल इम्बैलेंस. इससे इनइक्वालिटीज नहीं आई, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट का मानना है. It is wrongly argued that green revolution will lead to various social and economic inequalities. ठीक है. As a matter of fact, these inequalities do exist in rural societies in underdeveloped countries. तो underdeveloped countries में देखा जाए तो सारी underdeveloped countries में rural societies में इस टाइप की inequalities पहले से exist करती हैं. Green revolution के आने से इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ा. Rural folks are divided into डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उनके अलग अलग सोशल ग्रुप्स बने होते हैं. डिस्प्यूट्स एंड पॉलिटिकल राइवलरीज आर कॉमन इन विलेज लाइफ. तो ये तो आपको पता है, डिस्प्यूट भी होते रहते हैं कोई ना कोई, पॉलिटिकल लेवल पे भी और कॉमन लेवल पे भी. इट इज देयरफॉर रॉन्ग टू होल्ड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही ये सारी इनइक्वालिटीज आई हैं. नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो ये भी इसका पॉजिटिवनेस है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है. As a result of green revolution, agriculture production and productivity of many crops increased rapidly. तो कई crops उनकी production और productivity मतलब per hectare अब ज़्यादा काम हो रहा है. In 1967-68, India's food grains production was about 750 lakh tons. In 2019-20, the production has increased to 2975 lakh tons. तो भाई कई गुना हो गया, ठीक है. Wheat production has increased significantly on account of green revolution.
तो वीट की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इन 1967-68 वीट प्रोडक्टिविटी इन इंडिया वॉज 850 kg पर हेक्टेयर सिर्फ 850 kg बनता था। इन 2019-2020 इट इंक्रीज टू 3440 kg per hectare. The productivity of other crops also has increased. तो पॉजिटिवनेस ये रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की कि इससे एग्रीकल्चर के कई क्रॉप्स की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्री प्रोडक्ट्स। पहले बाहर से मंगवाने पड़ते थे हमें, अब विद इन द कंट्री बन जाते हैं। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से मंगवानी पड़ती थी। With the success of green revolution, India has achieved self-sufficiency in various agri products despite significant increase in population size. Population के बढ़ने के बावजूद भी agriculture production हमारी इतनी बढ़ गई है कि हम self sufficient हो गए हैं। Presently, India is self sufficient with regard to food grains, pulses, jute, sugarcane, etc. तो इन crops में हम जो है self sufficient है, जितना हमें चाहिए हम खुद ही उगा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एग्री एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स वाज वेरी लेस। तो बहुत कम होता था। इट वाज लिमिटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ टी, स्पाइसेस, टोबैको एटसेट्रा। बट प्रेजेंटली बास्केट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स या एग्री एक्सपोर्ट्स हैज डाइवर्सिफाइड। हम बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं जिससे डॉलर कमाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को कोशिश करते हैं कि अनबैलेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाए। इन ईयर 2019-20 agri exports were amounted to rupees 2,48,385 crore। तो काफी ज्यादा जो है हम इतने करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज टू properly feed millions of underfed people in India and accelerate the rate of economic growth। तो मेन मकसद क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि जो लोगों को खाने पीने की कमी हो रही है उनको खाना पीना प्रोवाइड कराया जाए और ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस गोल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इस गोल की तरफ अभी भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फायदा है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।